बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 के रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर। पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। यह पहला चैप्टर है। विज्ञान में 3 भाग आपका है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तीनों मिलकर के आपका कंप्लीट विज्ञान है। तो इसमें हम लोग रसायन विज्ञान का पोर्शन देख रहे हैं, पहला चैप्टर। बच्चों सबसे पहले बात आती है पदार्थ की। यह पूरा ब्रह्मांड पदार्थ से बना हुआ है। तो पदार्थ होता क्या है? उसी को द्रव्य कहते हैं, मैटर या सबस्टेंस। द्रव्य या पदार्थ, मैटर या सबस्टेंस। पदार्थ क्या होता है, द्रव्य क्या होता है? तो इस ब्रह्मांड में स्थित वह जिसमें द्रव्यमान होता है अर्थात भार होता है, तथा जो स्थान घेरता है उसे द्रव्य कहते हैं या पदार्थ कहते हैं। ब्रह्मांड में स्थित वह जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। जैसे जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही, कुर्सी, मेज, ईंट, पत्थर, पेन, बुक, बस्ता, गाड़ी, पेड़, पौधे, ये जो सब चीजें हमारे सराउंडिंग, हमारे आसपास, ये जितनी चीजें हम देख रहे हैं सभी क्या हैं? द्रव्य हैं। ओके। अब जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, उस पदार्थ के कणों के कुछ गुण होते हैं। पदार्थ के कणों के क्या गुण होते हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो जैसे पहला पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है और उस रिक्त स्थान को हम लोग कहते हैं अंतराणविक स्थान या उसी को अंतराकाशीय स्थान भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अगर इसको सिद्ध करना हो कि कैसे पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो आप जैसे नमक ले लीजिए, पानी ले लीजिए, पानी में नमक को घोलेंगे तो नमक पूरा घुल जाएगा, विलीन हो जाएगा, उसका पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब कि पानी में, पानी के जो कण हैं उन कणों में रिक्त स्थान है जिसमें नमक जा करके क्या हो गया? समाहित हो गया, घुल गया, विलीन हो गया। अगर वो स्थान नहीं रहता तो नमक उसमें विलीन नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसी तरह से अगला आपका लक्षण हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा कि पदार्थ के कण निरंतर गति करते रहते हैं। यानी पदार्थ के जो कण होते हैं उन कणों में क्या होती है? गति होती रहती है। और अगला है दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे दो अलग अलग जार में
दो अलग अलग गैस ले लें और ऐसी गैसें हों जो परस्पर कोई क्रिया नहीं करती हो, तो उन दोनों जारों को एक दूसरे के ऊपर उलट कर रख देने पर कुछ देर के पश्चात दोनों जार में दोनों गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है, यानी दोनों गैसें दोनों जार में मिक्स हो जाती है स्वतः। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। इसी तरह से अगर एक आप बीकर ले लीजिए, उसमें शुद्ध जल हो, एक बीकर ले लीजिए उसमें चीनी का घोल हो, शरबत हो, और दोनों बीकरों के द्रवों को किसी एक नली के द्वारा जोड़ दिया जाए और जोड़कर उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए, रख दिया जाए, तो आप देखेंगे कि जो शुद्ध जल वाला बीकर है उसमें का जो जल है उसको अगर निकाल कर उसका स्वाद चखेंगे तो अब वो भी कैसा लगने लगेगा? मीठा लगने लगेगा। और जो शरबत वाला बीकर था उसमें से अगर निकाल करके स्वाद उसका चखेंगे तो पहले जो स्वाद था उससे हल्का हो जाएगा, कम मीठा हो जाएगा। यानी इस विलयन में से कुछ चीनी के कण गए उस शुद्ध जल वाले बीकर में और उधर से जल गति करके आ गया शरबत वाले विलयन। यानी इस तरह से यहां पर एक दूसरे यानी स्वतः दोनों पदार्थों की विलय और विलाय की क्या होती है? एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति होती है और यह क्रिया कहलाती है विसरण। तो दो भिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। इसी तरह से अगला लक्षण आप देख सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब जैसे जल है तो जल ले लिए हैं, तो जल में जल के ढेर सारे अणु हैं, तो वे अणु एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। कोई ठोस पदार्थ है, जैसे ये चाक है हमारे हाथ में, चाक, तो इतना बड़ा चाक है, इसमें चाक आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बहुत सारे अणु इसमें सब एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए। तो जो भी पदार्थ है सभी पदार्थ के कणों में यह गुण होता है कि वह जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और जब समान कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वहां पर जो आकर्षण बल कार्य करता है उस आकर्षण बल को कहा जाता है ससंजक बल। समान कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। वही अगर असमान हो, जैसे हम चाक से इस ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं तो चाक ब्लैक बोर्ड पर आकर्षित हो करके चिपक रहा है ना। आप कलम से कापी पर लिखते हैं तो जो कलम की स्याही होती है वो कापी पर चिपक जाती है, आकर्षित होती है। तो कापी का पदार्थ दूसरा है और जो कलम की स्याही है, स्याही का पदार्थ दूसरा है, तो भिन्न पदार्थ हो गए ना। तो यहाँ पर असमान पदार्थ है और असमान पदार्थ के कण भी एक दूसरे को आकर्षण बल द्वारा आकर्षित करते हैं। तो जब असमान पदार्थों के बीच आकर्षण होता है तो इस तरह के आकर्षण बल को हम लोग कहते हैं आसंजक बल। पिछली कक्षाओं में बच्चों आप पढ़े होंगे कक्षा 8 में ससंजक बल, आसंजक बल, ठीक है। तो ये आपका हो गया पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, चाहे वो समान हो चाहे असमान। अब बात आती है द्रव्य के वर्गीकरण की। द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैसा कि आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि द्रव्य को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में। 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। कौन कौन? ठोस,
द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन कुछ आधुनिक खोज हुए हैं, कुछ आधुनिक खोज के आधार पर अन्य वैज्ञानिकों ने द्रव्य की 3 के स्थान पर 5 भौतिक अवस्था बताते हैं कि 5 भौतिक अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य 3 ही हैं, क्योंकि शेष जो 2 अवस्थाएं हैं अभी इन पर काम चल रहा है, इसके बारे में जानकारी कम प्राप्त है। तो चौथी अवस्था अन्य वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया क्या, प्लाज्मा, कि ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा चौथी अवस्था है प्लाज्मा, और द्रव्य की एक और अवस्था बताया गया, 5वीं अवस्था, और 5वीं अवस्था का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको संक्षेप में BEC कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं हैं। ये जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था है, इस अवस्था के बारे में सबसे पहले भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने कुछ गणना किया था, और उन्हीं गणनाओं के आधार पर आइंस्टीन ने अवधारणा दिया कि पदार्थ की एक नई अवस्था भी होती है, और उसी आधार पर उस अवस्था का नाम रख दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हमको ये 3 अवस्थाएं स्पष्ट रूप से जाननी। पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़े होंगे ठोस, द्रव, गैस के बारे में, शुरू से ही विज्ञान में पढ़ाया जाता है। फिर भी ठोस किसे कहते हैं? ठोस तो वह द्रव्य चाहे वह पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। यानी वह द्रव या पदार्थ जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। ठोस जो पदार्थ होते हैं, उन ठोस पदार्थों में जो उनके कण होते हैं बहुत समीप होते हैं। यानी ठोस में जो कण होते हैं, उन कणों के बीच जो अंतराळुक स्थान होता है वो बहुत बहुत कम होता है। ठोस के अणु में, ठोस के पदार्थ में जो कण होते हैं उनके बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, और कणों के अंदर जो गति होती है वो सबसे कम होती है। यानी गतिज ऊर्जा उनकी क्या होती है? कम होती है। स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है। तो ये ठोस कहलाते हैं। जैसे ठोस आपका चाक हो गया, मेज है, कुर्सी है, लकड़ी, ईंट, पत्थर, कोयला, ये सब क्या है? ठोस। दूसरा आपका द्रव्य आता है द्रव, लिक्विड। द्रव किसे कहते हैं? वह पदार्थ या वह द्रव्य जिसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, उसे द्रव कहते हैं। वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, उसे द्रव कहते हैं। जैसे आप 1 लीटर पानी ले लीजिए, तो पानी का आयतन कितना हो गया? 1 लीटर। 1 लीटर हमने पानी ले लिया। अब उस 1 लीटर पानी को
किसी गिलास में भर दिया जाए तो उस 1 लीटर पानी का आकार कैसा हो जाएगा? गिलास के आकार के जैसा। उसी पानी को, 1 लीटर पानी को यदि हम थाली में गिरा दें तब उस पानी का आकार कैसा हो जाएगा? थाली के आकार का हो जाएगा। पानी कितना है? 1 लीटर। उस पानी को यदि हम किसी बोतल में भर दें तो पानी तो 1 ही लीटर है, आयतन स्थिर है, निश्चित है, लेकिन अब आकार उसका कैसा हो जाएगा? बोतल के आकार का। तो देखिए आकार क्या हो रहा है? बदल रहा है। यानी द्रव ऐसा पदार्थ है, ऐसा द्रव्य है जिसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। ऐसे पदार्थ को कहते हैं द्रव। ठीक है। द्रव की क्या विशेषताएं हो जाएंगी? द्रव के जो अणु होते हैं उनके अणुओं के बीच जो अंतराणविक स्थान होता है वह ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जो अंतराणु आकर्षण बल होता है वह ठोस की अपेक्षा द्रव में कम होता है। कणों की जो गतिज ऊर्जा होती है वह ठोस की अपेक्षा द्रव में अधिक होती है और स्थितिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा कम होती है। द्रव में बहने का गुण होता है, ठोस नहीं बहता है, लेकिन द्रव क्या होता है? बहता है। इसमें बहने का गुण होता है, इसलिए यह तरल पदार्थ कहलाता है। क्लियर हो गया? अब अगला आपकी अवस्था है गैस। क्या है? गैस। गैस क्या होता है? द्रव्य की वह अवस्था, चाहे वह द्रव्य जिसका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। यानी आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, ऐसे पदार्थ को, द्रव्य को हम लोग कहते हैं गैस। गैस तमाम गैसें हैं। जैसे हमारे वायुमंडल में वायु है, हम लोग श्वसन क्रिया करते हैं तो वायु गैस है। इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तमाम गैसें हैं। धुआं भी आपका आ जाएगा किसमें? गैस। आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है? अनिश्चित, निश्चित नहीं होता। जैसे अगरबत्ती होता है, अच्छी खुशबू वाली अगरबत्ती किसी कमरे में कोने में जला दिया जाए, कुछ देर के बाद पूरे कमरे में उसकी सुगंध क्या होती है? फैल जाती है। तो अगरबत्ती के जलने पर जो धुआं निकल रहा है वह गैस है, और वह गैस जिस कमरे में जलाया गया है उस कमरे का आकार ग्रहण कर लेगा। तो आकार, पूरे कमरे का आकार, गैस थोड़ी सी, आकार उसका क्या हो गया? बड़ा हो गया। स्प्रे होता है, स्प्रे आप शीशी में स्प्रे होता है, थोड़ी सी स्प्रे को किसी कमरे में कार्नर में स्प्रे कर दीजिए, पूरा कमरा खुशबू से महकने लगता है। तो अब वो गैस के रूप में क्या हो गया? फैल गया और आकार, उस कमरे का आकार ले लिया। इस कमरे की हवा को, जो इसमें वायु भरी है, इसकी वायु को हम चाहें तो एकत्रित करके एक छोटी सी शीशी में भर सकते हैं, कैद कर सकते हैं। तो
पहले वायु का आकार कमरे के आयतन के बराबर आकार जैसा था, हमने उसको इकट्ठा करके एक छोटी शीशी में ले लिया, तो अब उसका आकार शीशी के आकार का हो गया और आयतन भी पहले से क्या हो गया, बहुत बहुत कम हो गया। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा गैस होता है, गैस का आयतन और आकार दोनों ही क्या होता है, अनिश्चित होता है। अब गैस की विशेषता क्या हो जाएगी कि गैस के जो अणु होंगे इनमें जो अंतर आणविक स्थान होता है बहुत अधिक होता है, और जब इनके कण बहुत दूर दूर होंगे तो इन कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो गैस में अंतराणु स्थान बहुत अधिक होता है, गैस अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, इनके कणों की गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, इसीलिए गैस बहुत तेजी से क्या होता है, फैलता है। तो गैस में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है और स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत कम होती है। और गैस में भी बहने का गुण होता है, फैल रही है, विसरित हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं गैस भी क्या हो रही है, बह रही है। तो इसलिए द्रव और गैस इन दोनों में बहने का गुण होने के कारण इनको कहा जाता है तरल पदार्थ। तो गैस और द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। अब देखिए जैसे ठोस द्रव गैस के बीच कुछ गुणों को यहां दिखाया गया है, जैसे अंतराणविक स्थान बढ़ने का क्रम। तो हम लोग ठोस द्रव गैस को समझ लिए हैं, तो अब हम बता सकते हैं कि अंतराणविक स्थान यानी अंतराकाशीय स्थान बढ़ने का क्रम क्या हो। तो ठोस में अणु सबसे पास पास होते हैं, द्रव में उससे दूर और गैस में सबसे दूर। तो सबसे कम अंतराणविक स्थान किसमें होगा, ठोस में। उससे अधिक अंतराणविक स्थान द्रव में, और सबसे अधिक किसमें होगा, गैस में होगा। तो अंतराणविक स्थान बढ़ने का क्रम क्या हो जाएगा, ठोस द्रव गैस। ये बढ़ने का क्रम है, बढ़ने का संकेत लिखा गया। जिधर मुंह खुला हुआ है उधर जाने पर क्वांटिटी राशि क्या होती है, बढ़ती है। आकर्षण बल बढ़ने का क्रम अगर पूछे तो सबसे अधिक आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में, और सबसे कम किसमें, गैस में। तो बढ़ने का क्रम लिखना है तो सबसे कम वाला पहले लिखा जाएगा। तो आकर्षण बल बढ़ने का क्रम क्या होगा, सबसे कम आकर्षण बल गैस के अणुओं में होता है, उससे अधिक द्रव में, और सबसे अधिक किसमें, ठोस में। अब इसी तरह से गतिज ऊर्जा बढ़ने का क्रम, तो ठोस में गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, द्रव में उससे अधिक और गैस में सबसे अधिक। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने का क्रम हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस। क्लियर हुआ, ध्यान से समझिएगा इसको। एक चीज और आता है एलपीजी। सब लोग, प्रधानमंत्री जी ने गैस दे दिया है उज्ज्वला योजना के अंतर्गत, सिलेंडर है उसमें गैस भरा हुआ है। आप जानते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, उस गैस का नाम है एलपीजी। वह घरेलू ईंधन के रूप में गैस प्रयुक्त होती है, उसको एलपीजी कहते हैं। उसमें कौन कौन सी गैस होती है, उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होती है, हाइड्रोकार्बन गैस होती है। वह गैस के रूप में होती है, लेकिन अगर सिलेंडर को आप हिलाएंगे तो लगेगा कि उसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ढकपक ढकपक हिलता है जैसे द्रव हिलता है। तो इसका नाम एलपीजी क्यों रखा गया, क्योंकि उसमें जो पदार्थ भरा हुआ है वो गैस है, और गैस के अणुओं के बीच
अंतराणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए हम गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और जब गैस को उच्च दाब पर दबाया जाता है और ताप को कम किया जाता है तो वह गैस किस रूप में बदल जाती है, द्रव के रूप में। तो जो ब्यूटेन, प्रोपेन और अन्य हाइड्रोकार्बन गैसें हैं उनको उच्च दाब पर क्या कर दिया जाता है, द्रव में बदल दिया जाता है। और द्रव में बदल कर तब सिलेंडर में भरते हैं तो उसको द्रवित करके भरा जाता है, इसलिए उसको कहते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आपसे प्रश्न पूछता है एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, क्या लिख देते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लेकिन वास्तव में लिक्विड पेट्रोलियम नहीं, क्या लिखना है आपको, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड और लिक्विफाइड में अंतर है, क्या अंतर होता है, लिक्विड का मतलब हो गया कि जो पदार्थ है उसकी मूल अवस्था द्रव है, और लिक्विफाइड का मतलब कि वो द्रव नहीं है, किसी दूसरे रूप में उसको द्रव में क्या किया गया है, बदला गया है, द्रवित किया गया है। तो इसलिए यहां पर आपका सही फुल फॉर्म क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और इसी गैस से वाहन भी चलाए जाते हैं। शहरों में आप देखेंगे ऑटो रिक्शा है, चाहे बड़े बड़े वाहन है, वो गैस से चलते हैं, तो उसको कहा जाता है सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है सर्वाधिक मात्रा में, उसका भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो उस प्राकृतिक गैस को बहुत उच्च दाब पर क्या किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, संपीड़ित किया जाता है, और संपीड़ित करके तब उसको जो है सिलेंडर में भर करके उससे वाहनों को चलाया जाता है, तो वो कहलाता है सीएनजी। क्लियर। अब इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछता है, ठोस, द्रव और गैस में अंतर, क्या अंतर होता है, ठोस, द्रव, गैस में अंतर। तो अभी आप ठोस, द्रव और गैस, इस पर विस्तृत चर्चा सुने हैं। इस आधार पर आप स्वतः ठोस, द्रव, गैस में अंतर कर सकते हैं। जैसे आप तालिका बना लीजिएगा, एक तालिका रहेगी ठोस, एक द्रव और एक गैस, 4-5 पॉइंट डिफरेंस आप बना सकते हैं। पहला पॉइंट आप दे सकते हैं, पहला आप ये दे सकते हैं ठोस में कि आयतन और आकार निश्चित होता है, द्रव में हो जाएगा कि आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता, और गैस में आप कह सकते हैं कि आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। दूसरा पॉइंट आप दे सकते हैं ठोस में कि इसमें अंतराल अणु का स्थान बहुत कम होता है। द्रव में हो जाएगा कि इसमें अंतराल अणु का स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, और गैस में आप कह सकते हैं कि अंतराल अणु का स्थान सबसे अधिक होता है। तीसरा पॉइंट आप ठोस में कह सकते हैं कि कणों के बीच अंतराल अणु का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। द्रव में हो जाएगा आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। गैस में हो जाएगा आकर्षण बल ठोस, द्रव दोनों की तुलना में सबसे कम होता है। चौथा पॉइंट आप दे सकते हैं ठोस में कि इनमें कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है। द्रव में हो जाएगा गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। गैस में हो जाएगा गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है। स्थितिज ऊर्जा दे सकते हैं उसी का उल्टा। फिर ये कह सकते हैं कि ठोस में बहने का गुण नहीं होता है,
द्रव में और गैस में आप लिख सकते हैं कि इनमें बहने का गुण होता है। अगला आप देख सकते हैं ठोस में कि इसको आसानी से दबाया नहीं जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता, जबकि द्रव और गैस इन दोनों को संपीड़ित किया जा सकता है, जिसमें द्रव को कम अपेक्षाकृत कम दबाया जा सकता है और गैस को सबसे अधिक दबाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये कुछ अंतर दे सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे गलन, उसके बाद आपका हो जाएगा हिमीकरण, क्वथन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, ये सब प्रक्रियाएं। तो इस क्रम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं गलन तथा गलनांक। गलन मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, गलन तथा गलनांक क्या होता है? तो देखिए गलन क्या होती है, मेल्टिंग क्या होता है। मेल्टिंग इज ए प्रोसेस। मेल्टिंग क्या है? एक प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं किसी ठोस पदार्थ को यदि गर्म किया जाए तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर क्या होगा? वह उष्मा को अवशोषित करेगा और उष्मा को अवशोषित होकर के गर्म होगा, अपने टेम्परेचर को बढ़ाएगा और कुछ देर के बाद वह ठोस धीरे धीरे फिर क्या होगा? द्रव में बदलने लगेगा। तो उष्मा के द्वारा, ताप के द्वारा किसी ठोस को द्रव में बदलने की क्रिया क्या हो गई? गलन। उसी को कहते हैं कि वो पदार्थ गल रहा है, यानी पिघल रहा है, यही क्रिया गलन है। और जब अवस्था परिवर्तन होता है ठोस का द्रव में, द्रव का गैस में, चाहे गैस का द्रव में, अवस्था परिवर्तन की जब क्रिया होती है तो क्या होता है कि जब उसकी अवस्था परिवर्तित हो रही होती है तो उष्मा देने पर भी उसकी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ताप नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि जो उष्मा हम देते हैं वो अवस्था परिवर्तन में क्या होती है? व्यय हो जाती है, खर्च हो जाती है। इसीलिए जो पदार्थ होता है उसका ताप बढ़ता नहीं। तो गलन क्या हो गया? किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह उष्मा को अवशोषित करके धीरे धीरे द्रव में बदलने लगता है तथा स्थिर ताप पर संपूर्ण ठोस द्रव में बदल जाता है। यह क्रिया गलन कहलाती है। और जिस स्थिर ताप पर संपूर्ण ठोस द्रव में बदलता है, यानी आप ये कह सकते हैं कि वह निश्चित न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो जाता है, वह ताप उस ठोस का गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। यानी गलन क्या है? एक प्रक्रिया। गलनांक क्या है? टेम्परेचर है, ताप है। गलन का अंक बराबर गलनांक, और गलन का अंक से तात्पर्य क्या है कि किस अंक पर, यानी किस ताप पर कोई ठोस गल रहा है, तो वही टेम्परेचर कहलाता है उसका गलनांक। क्लियर हुआ? अब देखिए किसी ठोस में यदि कोई अशुद्धि मिला दिया जाए, अपद्रव्य मिला दिया जाए, तो अपद्रव्य मिलाने पर गलनांक क्या होता है? घट जाता है, कम हो जाता है। जैसे आपका सादा पानी है, उसको बर्फ में बदल दीजिए
और एक पानी है, उसमें दूध डालिए, चीनी डालिए और मेवा डालिए और उसको आप जमा करके बर्फ में बदल लीजिए, फिर दोनों को आप खाइए तो टेस्टी कौन लगेगा? सादा बर्फ टेस्टी लगेगा कि जो आइसक्रीम बना है वो टेस्टी लगेगा? आपका जवाब होगा आइसक्रीम। आइसक्रीम अधिक टेस्टी लगेगा। क्यों अधिक टेस्टी लगेगा? क्योंकि आइसक्रीम में अपद्रव्य मिलाए गए, यानी शुद्ध जल के अलावा अन्य उपयोगी पदार्थ ही मिलाए गए हैं, लेकिन वह अपद्रव्य कहलाएगा। तो किसी शुद्ध पदार्थ में अपद्रव्य मिलाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। गलनांक कम हो जाने के कारण जब हम आइसक्रीम को चूसते हैं तो हमारे मुख के आंतरिक भाग से टेम्परेचर को अवशोषित करता है, कम करता है, और गर्मी के दिन में हम आइसक्रीम खाते हैं, जाड़े में कोई आइसक्रीम नहीं खाता है। तो गर्मी में आइसक्रीम खाते हैं तो जितना ही अधिक ठंडक महसूस होगा उतना ही हमको आनंद आएगा, अच्छा लगेगा कि ये अच्छी चीज है। तो आइसक्रीम का गलनांक कम है तो आपके मुख से अधिक टेम्परेचर को कम करेगा बर्फ की तुलना में। तो इसलिए आइसक्रीम बर्फ की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगती है। और देखिए, ठोस, सामान्यतः किसी ठोस को द्रव में बदला जाता है तो द्रव का आयतन ठोस की तुलना में क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं ठोस अवस्था में जिसको द्रव में बदला जाए तो द्रव में बदलने पर आयतन में क्या होती है? कमी होती है। जैसे बर्फ है, बर्फ को पिघला के द्रव में बदलते हैं तो आयतन में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो जो ठोस, कोई ऐसा ठोस हो कि अगर उसको गलने पर आयतन बढ़ता है, जिन ठोसों को के गलने पर आयतन में वृद्धि होती है, आयतन बढ़ता है, तो दाब बढ़ाने पर उन पदार्थों का गलनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। लेकिन जिन पदार्थों का आयतन क्या होता है? घटता है। जिन पदार्थों का आयतन घटता है उन पदार्थों पर दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर हो गई बात? कम हो जाता है। ये रहा गलन और गलनांक। अब इसके बाद अगली प्रक्रिया हम लोगों की है हिमीकरण तथा हिमांक, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमीकरण और हिमांक, जैसे कोई द्रव है, किसी द्रव को हम ठंडा करते हैं तो द्रव को ठंडा करने पर वह ठोस अवस्था में बदल जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं कि पदार्थ क्या हो रहा है? जम रहा है। तो पदार्थ के जमने की क्रिया, ठोस अवस्था में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? हिमीकरण कहलाती है। और जिस ताप पर कोई द्रव किसी ठोस में परिवर्तित होता है उस ताप को, उस द्रव का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। यानी गलन तथा गलनांक के बाद अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है हिमीकरण तथा हिमांक। तो हिमीकरण तथा हिमांक। हिमीकरण, जब किसी द्रव को ठंडा किया जाता है तो वह ठोस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। यह क्रिया हिमीकरण कहलाती है। तथा जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है वह ताप कहलाता है हिमांक। उस द्रव का हिमांक कहलाता है।
ठीक है, द्रव का हिमांक कहलाता है। अगली प्रक्रिया हम लोग के क्वथन तथा क्वथनांक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वथन क्या होता है? किसी द्रव को गर्म किया जाए तो उसमें से धीरे धीरे वाष्प बनता है और कुछ देर के बाद बुलबुले उठने लगते हैं और वह द्रव क्या होता है? उबलने लगता है, खौलने लगता है। तो इस खौलने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्वथन कहते हैं। और जिस ताप पर क्वथन की क्रिया होती है वह ताप क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, यानी क्वथनांक यानी कोई द्रव कब उबलता है, कब खौलता है? जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो पहले वाष्पन की क्रिया होती है, वाष्प उत्पन्न होते हैं और वह वाष्प ऊपर जाता है और यदि उसको आप ढके हुए हैं तो कुछ वाष्प संघनित होकर के फिर क्या होता है? नीचे द्रव में गिरता रहता है, यानी वाष्पन और संघनन की क्रिया हो रही है। जब साम्यावस्था आ जाती है तो उस साम्य की अवस्था पर, यानी साम्यावस्था कब आती है? कि जब जितना द्रव वाष्प में बदले उतना ही वाष्प से फिर क्या हो जाए? द्रव में बदल जाए, तो यह अवस्था कहलाएगी साम्य की अवस्था। तो इस साम्य की अवस्था में उस द्रव के वाष्प का जो दाब होता है वह उस द्रव का कहलाता है वाष्प दाब। ठीक है, उस द्रव का क्या कहलाता है? वाष्प दाब। और जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तभी वह द्रव क्या करता है? खौलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह निश्चित न्यूनतम ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं और यह क्रिया क्वथन कहलाती है। ठीक है, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाया जाए तो दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि वाष्प दाब को बढ़ाना पड़ेगा। और वाष्प दाब कब बढ़ेगा? जब ताप को बढ़ाएंगे, अर्थात ताप बढ़ाने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगली प्रक्रिया है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है बच्चों? देखिए, ऊर्ध्वपातन आप कुछ ऐसे पदार्थ देखे होंगे जिस पदार्थ को गर्म किया जाए, ठोस को गर्म किया जाए तो वह द्रव में नहीं बदलेगा, सीधे किसे बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे सामान्यतः पूजा होता है, आरती होती है, वहां पर थाली में कपूर को जलाया जाता है। कपूर ठोस पदार्थ है, आप उसको जलाते हैं तो जलाने पर उसको पिघलना चाहिए, द्रव में बदलना चाहिए। लेकिन क्या होता है, जब उसको गर्म करते हैं तो द्रव में नहीं बदलता है, वह सीधे वाष्प में बदल जाता है। तो वे पदार्थ जो गर्म करने पर, वे ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाते हैं तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाते हैं, उन पदार्थों को ऊर्ध्वपाती पदार्थ यानी ऊर्ध्वपातज कहते हैं तथा यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है, सब्लिमेशन।
वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है तथा वाष्प को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है तथा वह पदार्थ ऊर्ध्वपातज कहलाता है, चाहे ऊर्ध्वपाती पदार्थ। जैसे नौसादर अमोनियम क्लोराइड होता है NH4Cl, आयोडीन, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपाती पदार्थ हैं। अब जैसे मान लीजिए कि नमक और नौसादर का मिश्रण है, अब इसमें से नमक और नौसादर को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, चूंकि नमक वाष्पशील नहीं होता है और नौसादर ऊर्ध्वपाती पदार्थ है तो हम लोग ऊर्ध्वपातन की क्रिया करा देंगे। ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा नमक अलग हो जाएगा और नौसादर अलग हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक बर्तन में आप ले लीजिए मिश्रण, उसके ऊपर कीप लगा देते हैं, कीप का जो मुंह होता है उसको कार्टन से बंद कर दिया जाता है, एयर टाइट करके उस पात्र को धीरे धीरे गर्म करते हैं तो जो उसमें नौसादर होगा वह गर्म होकर वाष्पित होगा और जो कीप है उसकी नली में जाएगा, फिर जाते जाते ठंडा हो जाएगा और ठंडा होकर के फिर संघनित होकर उसी में जम जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, यानी कीप की दीवारों पर वो क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कीप को हटा करके और खुरच करके नौसादर को हम अलग कर लेंगे और नमक उसी पात्र में शेष रह जाएगा। इस तरह से कर लेंगे। अगली प्रक्रिया होती है संघनन, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन संघनन किसी वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया कहलाती है संघनन। किसी वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलने की क्रिया संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। और वाष्पन क्या होता है, किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलने की क्रिया, किसी द्रव को गर्म करके वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पन, इवापोरेशन चाहे वेपोराइजेशन, वाष्पन कहलाता है। और वाष्पन की क्रिया सभी तापों पर होती है। आप बर्तन में पानी रख दीजिए गर्म होने के लिए, जैसे ही रखेंगे आप जलाएंगे गैस को, कुछ देर के बाद सनसनाहट होती है और पानी में से भाप निकलने लगता है, यह वाष्पन है। और फिर धीरे 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 कुछ देर के बाद बुलबुले बनेंगे, फिर उस पर वो द्रव खौलने लगता है। जब वो खौलने लगता है तब वो क्वथन हो गया, लेकिन खौलने से पहले वह क्या है, क्रिया वाष्पन। तो वाष्पन सभी तापों पर होता है, लेकिन क्वथन की क्रिया सभी ताप पर नहीं होता, यह एक निश्चित ताप पर होता है जो उस द्रव का क्या होता है, क्वथनांक होता है। ठीक है। अब ये जो वाष्पन होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, देख लीजिए। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है। पहला कारक है वातावरण का तापमान, दूसरा कारक है सतह का क्षेत्रफल, तीसरा कारक है वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, नमी, और चौथा है वायु की गति। थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। वातावरण का तापमान यानी वायुमंडल का ताप अगर अधिक है तो वाष्पन की क्रिया अधिक होगी, अगर वायुमंडल का ताप कम है तो वाष्पन की क्रिया कम होगी। जैसे हम लोग देखिए, अगर ज्यादा गर्मी रहती है तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, वाष्पन होता है। अगर गर्मी न रहे, टेम्परेचर कम रहे वायुमंडल का, तो गर्मी महसूस नहीं होता है। तो वायुमंडल का ताप अधिक होने पर वाष्पन अधिक होगा और ताप कम होने पर वाष्पन कम होगा। दूसरा है सतह का क्षेत्रफल। अब सतह का क्षेत्रफल वाष्पन, तो अब जैसे मान लीजिए कि एक गिलास है, उसमें आप गर्म दूध ले लीजिए और उसी गर्म दूध को उतना ही एक थाली में ले लीजिए। कौन जल्दी ठंडा हो जाएगा,
थाली वाला जल्दी ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा हो जाएगा? क्योंकि थाली का आकार देखिए गिलास के आकार से बड़ा है, यानी जो सरफेस है, सरफेस का क्षेत्रफल थाली में अधिक है, दूध ज्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, और गिलास में सकरा है, थोड़े सामू है, उसमें गिलास के आकार जैसा क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन, जो अणु होंगे अधिक वाष्पित होंगे, और क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वाष्पन कम हो जाएगा। तो वाष्पन जितना ही अधिक होगा तो उस द्रव का तापमान उतना ही जल्दी कम होगा, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा। जैसे हमारे शरीर से पसीना निकलता है, जब पसीना निकल जाता है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है। वाष्पन की क्रिया से टेम्परेचर क्या होता है? कम हो जाता है। तो सतह के क्षेत्रफल पर वाष्पन कैसे निर्भर करता है? सतह का क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन अधिक, और सतही क्षेत्रफल कम होने पर वाष्पन कम। तीसरा है वायुमंडल की आर्द्रता, यानी वायुमंडल में जो नमी होती है, जलवाष्प होती है, उसी को हम लोग वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। अगर वायुमंडल शुष्क है, उसमें आर्द्रता नहीं है, नमी नहीं, आर्द्रता कम है, तब क्या होगा? वाष्पन अधिक होगा। और यदि वायुमंडल में आर्द्रता है, नमी बनी हुई है, आर्द्रता अधिक है, तब वाष्पन क्या होगा? कम होगा। जैसे बरसात के दिनों में वायुमंडल में आर्द्रता अधिक रहती है, ह्यूमिडिटी, और आर्द्रता अधिक रहेगी, आप कपड़ा जो है नहाने धुलने के बाद कपड़े को फैला दीजिए, जल्दी से नहीं सूखता है, टाइम लगता है। वही धूप का मौसम है, गर्मी का मौसम है, शुष्क मौसम है, तो आर्द्रता कम होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, यानी वाष्पन अधिक होता है। तो जब आर्द्रता कम रहेगा तो वाष्पन अधिक होगा, और जब आर्द्रता अधिक रहेगा वायुमंडल में तो वाष्पन क्या होगा? कम। और अगला है वायु की गति। वायु की गति यानी वायु की तीव्रता अगर अधिक है, वायु की गति तेज है, तब वहां पर वाष्पन अधिक होगा, और यदि वायु की गति कम है तो वाष्पन कम होता है। जैसे मौसम में नमी है, कपड़ा आपको सुखाना है जल्दी, तो आप क्या करते हैं? पंखे के सामने फैला देते हैं, तो पंखा हवा देता है, तो हवा से कपड़ा क्या होता है? सूख जाता है। यानी वायु अगर तेज गति से चले तो वाष्पन होगा, उसमें से पानी वाष्प बन के बाहर निकल जाएगा, और वेग अगर वायु का कम हो तो वाष्पन क्या होगा? कम होगा। यानी वायु की गति अधिक होने पर वाष्पन अधिक, और वायु की गति कम होने पर वाष्पन कम होता है। अब इसके बाद देखिए आ गया चौथी स्टेज जो आपकी द्रव्य की थी, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा ऐसी अवस्था होती है कि इसमें कण बहुत अधिक ऊर्जा वाला हो जाता है, कण के पास बहुत अधिक ऊर्जा होती है, और यह अधिक उत्तेजित अवस्था में होता है। और ये जो प्लाज्मा अवस्था होती है ये आयनिक यानी आयनीकृत गैस के रूप में होता है। प्लाज्मा आयनीकृत गैस के रूप में, और ये जैसे सूर्य की कक्षा में आपको जो गैसें हैं वो आयनाइज रूप में है, वहां टेम्परेचर अधिक है, तो वहां प्लाज्मा मिलता है। और पांचवी अवस्था जिसको सत्येंद्रनाथ बोस और आइंस्टीन ने इस अवस्था को बताया था, तो उसके नाम पर रखा गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। तो यह क्या होता है? सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम ताप पर ठंडा करने पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था प्राप्त होती है। यानी जो सामान्य वायु है उसके घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली कोई भी गैस हो, तो उसको बहुत ही कम ताप पर ठंडा किया जाए तो जो द्रव्य की अवस्था प्राप्त होती है वह कहलाती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, फिलहाल इतना ही। इस तरह से यह हम लोग का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ, यह चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। इसका अध्ययन करिए, कोई समस्या हो तो आप संपर्क कर सकते हैं।